नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं पूनम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की खबर के साथ। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है देहरादून से फसल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोकार्पण करेंगे। तो लोकार्पण होना है फसल उत्कृष्टता केंद्र का। इंडस्ट्रियल एस्टेट में लोकार्पण कार्यक्रम होगा। देहरादून से ये खबर आपको बता रहे हैं, फसल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण होना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोकार्पण करेंगे। इंडस्ट्रियल एस्टेट में लोकार्पण कार्यक्रम होगा। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, फसल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोकार्पण करेंगे। इंडस्ट्रियल एस्टेट में लोकार्पण कार्यक्रम होना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे, लोकार्पण करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सोनू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोनू, फसल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण होना है, सीएम धामी लोकार्पण करने वाले हैं। कितने बजे कार्यक्रम होगा, कौन कौन इसमें शामिल होगा, और फसल उत्कृष्टता केंद्र के स्थापित होने से आगे आने वाले समय में क्या कुछ फायदा होगा? देखिए पूनम, इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम का लोकार्पण करेंगे और खास तौर पर जो सघन पादप केंद्र है उससे जुड़े जो वैज्ञानिक हैं, शोधार्थी हैं, वो इसमें शामिल होंगे। आसपास के जो किसान हैं, जो इस क्षेत्र में खास तौर पर कृषक कार्य कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, वो शामिल होंगे और कृषि मंत्री इसमें शामिल होंगे। तमाम लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। इसको लोकार्पण करने का उद्देश्य सरकार का और इस सघन पादप केंद्र का सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो सघन पादप केंद्र हैं इनसे किसानों की आर्थिकी को मजबूत किया जा सके और खास तौर से इस सेक्टर को बढ़ावा दिया जा सके और इसके साथ साथ इस कृषि के प्रति जो है इस विधि के प्रति किसानों को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। अगर मौजूदा परिप्रेक्ष्य की बात करें तो 8,600 हेक्टेयर ऐसा क्षेत्र है भूमि का जिसमें इस खेती को किया जा रहा है। करीबन 24,000 के लगभग किसान इससे जुड़े हुए हैं। तो किसानों की संख्या को बढ़ाया जा सके और भूमि के जो दायरा है इसको भी बढ़ाया जा सके, इस पर फोकस किया जा रहा है। क्योंकि जो ये केंद्र है, ये जो लोकार्पण किया जा रहा है, इसका उद्देश्य ये है कि जो सघन पौधे हैं इन पर शोध की तादाद को बढ़ाया जा सके, अनुसंधान किया जा सके और खास तौर पर इस खेती का संरक्षण भी किया जा सके। इसके साथ साथ इसका प्रसंस्करण कैसे हो, इसकी गुणवत्ता को नियंत्रित कैसे किया जा सके और इसको बाजार उपलब्ध कराना कैसे सुनिश्चित किया जा सके। तो ये तमाम ऐसे पहलू जो इससे जुड़े हुए हैं। और एक और, चूंकि ये जितने भी एरोमेटिक प्लांट हैं इनसे जो भी तेल उत्पादित होते हैं, शोध होती है, इस क्षेत्र में उत्तराखंड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाई जा सके और कृषकों को सघन पादप केंद्र के माध्यम से होने वाली जो खेती है इससे ज्यादा से ज्यादा कृषकों को जोड़ा जा सके, उनको लाभ पहुंचाया जा सके, इसकी जानकारी दी जा सके। तो निश्चित तौर पर ये जो केंद्र स्थापित किया जा रहा है जिसका मुख्यमंत्री आज लोकार्पण करने वाले हैं, आने वाले समय में खास तौर से पशुओं के सेक्टर्स में और सघन पादप केंद्र वाले जो सेक्टर है इसमें कहीं ना कहीं किसान भी अधिक जुड़ेंगे और इसका जो जिस क्षेत्र में खेती हो रही इसका दायरा बढ़ेगा और आने वाले समय में कहीं ना कहीं राज्य को एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान जरूर मिल सकेगी। बिल्कुल, बने रहिएगा सोनू, आप हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास। फसल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण करने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी।
चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर उत्तराखंड से। चारधाम यात्रा का पंजीयन शुरू हो गया है। श्रद्धालु में जबरदस्त उत्साह दिखा है। पहले दिन 31,000 श्रद्धालु ने अपना पंजीयन कराया, तो काफी उत्साहित हैं श्रद्धालु चारधाम यात्रा को लेकर। पहले दिन ही 31,000 श्रद्धालुओं ने अपना पंजीयन कराया। पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर पंजीयन हो रहा है। पर्यटन विभाग के ऐप पर भी पंजीयन होगा। टोल फ्री नंबर पर भी व्यवस्था की गई है। तो श्रद्धालुओं के लिए काफी व्यवस्थाएं जो हैं रजिस्ट्रेशन को, पंजीयन को लेकर की गई हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, चार धाम यात्रा का पंजीयन शुरू हो गया और पहले दिन ही देखिए इतनी संख्या में श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है श्रद्धालुओं में। देखिए, चूंकि 6 माह की समय सीमा के लिए ही उत्तराखंड की चार धाम यात्रा होती है और प्रत्येक परिवार, देश का प्रत्येक नागरिक चाहता है कि वो इन पवित्र धामों के दर्शन कर सके और पुण्य प्राप्त कर सके। लिहाजा सरकार जहां तमाम व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने की कवायद में जुट गई है, तो वहीं जो श्रद्धालु हैं, जो दर्शन करना चाहते हैं, जो भक्त हैं, उनमें भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। इसका अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि जैसे ही राज्य सरकार ने पर्यटन विभाग के माध्यम से पंजीकरण की व्यवस्था को शुरू किया और ये श्रद्धालुओं के पास तक संदेश पहुंचा, उसके बाद श्रद्धालु में किस तरह का उत्साह है। पहले दिन में ही 31,000 जो है वो श्रद्धालु अपना पंजीकरण करा चुके हैं। सरकार एक तरफ व्यवस्थाओं को, सुरक्षित यात्रा हो, इस तरह से व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने की कोशिश कर रही, तो वहीं पर्यटन विभाग ने कंट्रोल रूम खोला हुआ है, जिसके माध्यम से फोन कॉल पे भी श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी करा सकते हैं और ऐप के जरिए के साथ साथ जो वेबसाइट है, वेबसाइट के माध्यम से भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो तमाम श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं ताकि तय समय में जो श्रद्धालु हैं वो चारों धामों की यात्रा कर सके, दर्शन कर सके। और जो सरकार है वो लगातार व्यवस्थाओं को बेहतर करने की कोशिश कर रही है ताकि जो श्रद्धालु उत्तराखंड में चार धाम यात्रा करना चाहते हैं, चारों धामों के दर्शन करना चाहते हैं, पुण्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित हो और खास तौर पर यात्रियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। जी पूनम। बिल्कुल, यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। खासतौर से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से पंजीकरण जो है श्रद्धालु कर सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ये व्यवस्था जो है की गई है पंजीकरण को लेकर। प्रशासन ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए ऑनलाइन पंजीकरण भी जो है खोल दिया और इसी के साथ 31,000 श्रद्धालुओं ने अपना पंजीयन भी करा लिया है। बने रहिएगा सोनू, आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर हमें मिल रही है देहरादून से। पीसीएस की मुख्य परीक्षा में पहल की गई है। अभ्यर्थियों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी जाएगी। कहीं ना कहीं छात्रों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए ये अच्छी जो है खबर। रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। परिवहन विभाग ने आदेश भी जारी कर दी। कल से 26 फरवरी तक पीसीएस की परीक्षा है और इसको लेकर मुख्य परीक्षा में ये पहल की गई। अभ्यर्थियों के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, पीसीएस की मुख्य परीक्षा में एक सराहनीय पहल कह सकते हैं, अभ्यर्थियों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी गई है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सरकार कोशिश कर रही है जो पीसीएस की मुख्य परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हैं उनको जो भी अभ्यर्थी जिस स्थान पर मूल रूप से रहने वाला, जिस जनपद का, वहां से लेके और परीक्षा केंद्र तक उनको सरकार की जो रोडवेज की बसें हैं, परिवहन विभाग की, उन बसों में निःशुल्क उनको मुफ्त यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। और हाल ही में ये पूरा का पूरा मामला जब से उत्तराखंड में चर्चाओं में आया कि पहले जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें घपलेबाजी हुई है और इस गड़बड़ झाले के बाद जब सरकार ने जांच बिठाई तो उसमें कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। तो जिस तरीके का माहौल बना था, उसको सरकार एक बेहतर माहौल बनाने की अब कोशिश कर रही है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में हम ये देख सकते हैं कि जो मुख्य परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं पीसीएस की, उनको बस में सुविधा दी जाएगी और अपने एडमिट कार्ड को दिखाने के साथ ही जो उनका कार्ड होगा उसके जरिए से ही वो परीक्षा केंद्र तक पहुंच सकेंगे। इससे पहले हाल ही में जब पटवारी लेखपाल की परीक्षा हुई थी, उस दौरान भी सरकार ने खास तौर से अभ्यर्थियों को ये सुविधा
मुहैया कराने का फैसला लिया था और अब इसके भी शासनादेश जारी हो गए हैं। तो लिहाजा जो हजारों की तादाद में पीसीएस की मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, निश्चित तौर पर इसका फायदा इन तमाम छात्रों को जरूर मिलेगा। जी पूनम। बिल्कुल जो है इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा छात्रों को मिलेगा और सुविधा जो दी गई है काफ़ी राहत भरी खबर अभ्यर्थियों के लिए। बसों की मुफ्त यात्रा जो है कर सकेंगे, रोडवेज की बसों में ये मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। परिवहन विभाग ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं। बने रहिएगा सोनू आप हमारे साथ। कल से 26 फरवरी तक पीसीएस की परीक्षा और इसके लिए ये सराहनीय पहल कह सकते हैं। पीसीएस की मुख्य परीक्षा में सराहनीय पहल, अभ्यर्थियों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर उत्तराखंड से ही भगत सिंह कोश्यारी को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। प्रदेश सरकार ने एस्कॉर्ट के साथ वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। विशेष सचिव गृह रिधिम अग्रवाल ने आदेश जारी किए हैं। भगत सिंह कोश्यारी को वाई श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश सरकार ने एस्कॉर्ट के साथ वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। ज्यादा जानकारी के साथ सोनू लगातार बने हुए हैं। सोनू, भगत सिंह कोश्यारी को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? देखिए पूनम, भगत सिंह कोश्यारी का उत्तराखंड की राजनीति में अपना ही एक कद है और उनके जो अनुभव हैं उसका फायदा आने वाले समय में बीजेपी को मिलने वाला है, उत्तराखंड की सरकार को मिलने वाला, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि जो भगत सिंह कोश्यारी हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और भगत सिंह कोश्यारी के जो शिष्य हैं इस वक्त वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। लिहाजा सरकार भी अपनी तरफ से उनके संरक्षण की और सुरक्षा की बात कर रही है और इसका परिणाम हम इस शासनादेश से देख भी सकते हैं। और दूसरी तरफ भगत सिंह कोश्यारी एक ऐसे राजनेता हैं उत्तराखंड के जिनका विपक्षी नेता भी खुल करके विरोध करते हुए अक्सर नजर नहीं आते हैं। तो ऐसे में उनके सम्मान से जोड़ के हम इसको देख सकते हैं और खासतौर से उनकी सुरक्षा को देखकर हम सुरक्षा के मद्देनजर इसको देख सकते हैं। अब चूंकि वाई श्रेणी दिए जाने के साथ साथ उनको शासनादेश गृह विभाग के जो विशेष सचिव हैं उन्होंने शासनादेश का जारी कर दिया है। तो निश्चित तौर पर भगत सिंह कोश्यारी आने वाले समय में उत्तराखंड की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएंगे, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और जो भगत सिंह कोश्यारी को ये सुरक्षा मुहैया कराई गई है, कहीं ना कहीं उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, उनके बेहद ही करीबी इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। लिहाजा इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये सुरक्षा मुहैया कराई गई है। बिल्कुल, तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा मुहैया कराई गई है। जैसा कि आपने बताया भी, कई पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा दी जा रही है। प्रदेश सरकार ने एस्कॉर्ट के साथ वाई श्रेणी की सुरक्षा भगत सिंह कोश्यारी को दी है। बने रहिएगा सोनू आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर देहरादून से। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक होगी आगामी 2 मार्च को बैठक होनी है। एक महत्वपूर्ण बैठक उत्तराखंड मंत्रिमंडल की सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी। 11 बजे सचिवालय में बैठक होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक होनी है। आगामी 2 मार्च को बैठक होगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी। 11 बजे सचिवालय में बैठक होगी और बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सोनू लगातार बने हुए। सोनू, उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक होनी है, क्या कुछ यहाँ पर जो है किन विषयों को लेकर बात होगी, क्या कुछ मुद्दे इस बैठक में रहेंगे प्रमुख और कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक? पूनम, जो कैबिनेट की बैठक होगी ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि पहले से ही जो पिछली कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें सरकार ने जो आगामी विधानसभा का सत्र है जो गैरसैंण में आहूत होना है उसकी तिथि घोषित कर दी है और विधानसभा के सत्र से संबंधित कुछ इसमें फैसले लिए जाएंगे। और जो पिछली कैबिनेट की बैठक में जिन प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी लेकिन कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिल पाई थी, उन प्रस्तावों पर भी कैबिनेट अपनी मोहर लगा देगी। और इसके साथ साथ चाहे वो राज्य आंदोलनकारियों का मामला हो, उनको आरक्षण दिए जाने का या फिर स्वास्थ्य संबंधित कुछ नियमावली हो या कर्मचारी और अधिकारियों से संबंधित जो भी नियमावलियों में संशोधन है या जो कोई और महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने हैं, उन सबका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। क्योंकि कार्मिक विभाग ने ये समय तय कर दिया है, लिहाजा उसके अनुरूप ही विभागीय अधिकारी अब इस कार्य को आगे तक बढ़ाने में
जुट गए हैं। तो ऐसे में जो कैबिनेट की बैठक ये आने वाले समय में होगी, इस कैबिनेट की बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। बिल्कुल, कई महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। बने रहिएगा आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो उत्तराखंड की मंत्रिमंडल की बैठक, एक महत्वपूर्ण बैठक आगामी 2 मार्च को होगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक होनी है और समय भी निर्धारित कर दिया गया है। 11 बजे सचिवालय में बैठक होनी है। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले होंगे। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर उत्तराखंड से। एनडीआरएफ बुझाएगी वन क्षेत्र की आग। एनडीआरएफ को आग बुझाने की कमान दी गई है। केंद्र के निर्देश पर एनडीआरएफ को ये जिम्मेदारी दी गई है। आग की घटनाओं पर अब विराम लगेगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी अब जो है एनडीआरएफ को दी गई है। केंद्र के निर्देश पर यह जिम्मेदारी एनडीआरएफ को दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ सोनू लगातार बने हुए हैं। सोनू, एनडीआरएफ अब वन्य क्षेत्र की आग बुझाई, एनडीआरएफ को कमान सौंपी गई है। देखिए पूनम, जो एनडीआरएफ है वो सामान्य तौर पर अभी तक का जो हमारी जानकारी है उसके लिहाज से आपदा की घटनाओं में, आपदा के हालात में राहत पहुंचाने का कार्य करती है और इसी से संबंधित एनडीआरएफ के पास तमाम उपकरण है। अब ये पहल की जा रही है केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के दोनों के सहयोग से, कि आने वाले समय में जो उत्तराखंड की बेशकीमती वन संपदा है वो जल करके खाक ना हो। खास तौर से वनाग्नि के जो मामले देखने को मिलते हैं, आने वाले समय में तापमान में बढ़ोतरी भी हो रही है और वनाग्नि की घटनाएं भी काफी सामने आती हैं। तो ऐसे में अब वन विभाग के अधिकारियों के साथ साथ राज्य सरकार के तमाम सरकारी मशीनरी के साथ साथ जो केंद्र की एनडीआरएफ है उसको भी इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाए, ताकि जो वनाग्नि की घटनाएं, जो वनों में लगने वाली आग है, उसको कम से कम उससे नुकसान हो सके, कम से कम वन संपदा को नुकसान हो सके, इस पर फोकस किया जा रहा है। और एक 15वीं जो बटालियन एनडीएमए की है, इसको एनडीआरएफ की, इसको जिम्मेदारी सौंपी गई। तो आने वाले समय में अब इसका प्रशिक्षण दिया भी जा रहा है और कुछ प्रशिक्षण दिया जाना है। तो जो जवान होंगे उन जवानों को प्रशिक्षण के बाद तैनात किया जाएगा कि जो उत्तराखंड के वन्य क्षेत्र हैं, चूंकि आप जानते ही हैं पहले भी केंद्र सरकार ने जब उत्तराखंड में के वनों में आग की घटनाएं सामने आई थी तो केंद्र सरकार ने इस पर पहल करते हुए हेलीकॉप्टर से, खास तौर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों से पानी का छिड़काव कर आग को शांत करने का कार्य किया था। लिहाजा सरकार ने एक बार फिर इसको आपदा के तहत माना है और इसी लिहाज से उत्तराखंड में और उत्तराखंड के साथ 2 अन्य ऐसे राज्य हैं जहां पर वनाग्नि को बुझाने के लिए एनडीआरएफ को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आने वाले समय में एनडीआरएफ की मुस्तैदी से उत्तराखंड में जो गर्मी के सीजन में जब वनों में आग लगती है, उससे जो बेशकीमती वन संपदा जलकर राख हो जाती है, खाक हो जाती है, और उसको बचाने के लिए केंद्र सरकार की अच्छी पहल हम इसको कह सकते हैं। बिल्कुल, एक अच्छी पहल यहाँ पर कह सकते हैं। एनडीआरएफ को जो है अब इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वन्य क्षेत्र की आग अब एनडीआरएफ की टीम बुझाएगी, जिससे आग की घटनाओं पर विराम लग सकेगा। बने रहिएगा सोनू, आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर देहरादून से। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है। बढ़ती गर्मी के दौरान बारिश हुई। बारिश से मौसम में अचानक बदलाव हुआ। उत्तर पश्चिमी हवाओं के दबाव से मौसम में बदलाव हुआ है। आगामी 4 दिन तक गर्मी से राहत मिलेगी। तो एक बार फिर मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और जिस प्रकार से जो है मौसम का मिजाज बदला, इस मौसम के मिजाज बदलने से लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिली है। बारिश से मौसम का मिजाज बदला है। बढ़ती गर्मी के दौरान अचानक बारिश हुई और कहीं ना कहीं ये बारिश लोगों को राहत पहुंचाने वाली बारिश है। उत्तर पश्चिमी हवाओं के दबाव से मौसम बदला है। ज्यादा जानकारी के साथ सोनू हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, बढ़ती गर्मी के दौरान बारिश हुई और ये बारिश ने लोगों को काफी राहत पहुंचाई है।
देखिए पूनम, इन दिनों उत्तराखंड में जो मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जो मौसम का मौसम का मिजाज बार बार बदलता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं बीमारियों को भी न्योता दे रहा है। काफी संख्या में लोग बीमार होते हुए नजर आ रहे हैं। अचानक से फरवरी के माह में अप्रैल जैसी गर्मी का महसूस होना, यानी तापमान में अचानक से वृद्धि हो जाना, बढ़ोतरी होना, और उसके बाद फिर अचानक से बारिश का होना और फिर तापमान में गिरावट होना। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया था बढ़ती गर्मी का, और फिर बारिश हो गई। देहरादून में भी बारिश हुई है, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश हुई है, और पर्वतीय क्षेत्र के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी मौसम का मिजाज बदला हुआ। तो अब फिलहाल अगर हम तापमान के लिहाज से देखें तो राहत वाली बात है, लेकिन कहीं ना कहीं बीमारियों को भी न्योता दे रहा है। और मौसम में जो बदलाव है वो बार बार देखने को मिल रहा है। तापमान में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में मौसम विभाग का साफ तौर पर मानना है कि फिलहाल जो गर्मी का ग्राफ बढ़ रहा था उसमें तो राहत मिलेगी, लेकिन उसके बाद फिर 28 फरवरी के आसपास फिर से एक बार मौसम का मिजाज बदलेगा, और फिर उत्तराखंड में जो उत्तराखंड के लोग हैं वो गर्मी से दो चार जरूर होंगे। बिल्कुल, शुक्रिया सोनू इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो उतार चढ़ाव बना हुआ है उत्तराखंड के मौसम में, बार बार मौसम का मिजाज बदल रहा है। पहले बढ़ती गर्मी लोगों को परेशान कर रही थी, लेकिन इस बढ़ती गर्मी के बीच जब बारिश हुई तो कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी जो है ठीक नहीं है। लेकिन फिलहाल जो है राहत भी कह सकते हैं, कई लोगों को राहत भी पहुंची। लेकिन जैसा कि सोनू ने बताया कि फिर एक बार गर्मी बढ़ती हुई नजर आएगी उत्तराखंड में, मौसम का एक बार फिर से मिजाज बदलेगा। अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए ज़रूर राहत मिल गई है। बढ़ती गर्मी के बीच बारिश ने लोगों को काफ़ी राहत पहुँचाई। और इसी के साथ फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।